हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। ये केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है और अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं, चाहे एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक मास हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, इन सब टर्म से आप ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे, पहले से ही आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कतें आती है तो आप आज की क्लास से वो सारी चीज़ें सीख लें। अगर आप केमिस्ट्री अपना मजबूत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा कि आखिर ये जो टर्म्स लिखे हुए ये आखिर है क्या, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। समझिएगा, अभी तक मैं आपको कैलकुलेशन का टॉपिक पढ़ा रहा था, उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। कुछ-कुछ टॉपिक्स और भी बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूँगा, है ना? तो अब हम लोग जो है कि मैथ और साइंस दोनों का टॉपिक जो है कि मिक्स करके पढ़ेंगे और आप दोनों का नोट्स बनाते चलें और दोनों को अच्छे से रिवाइज़ करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास जिसको जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आपको एटॉमिक नंबर जो है कि 20 तक, यानी जो एलिमेंट्स नेम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब सारी चीज़ें, वो कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक मिनिमम याद होना चाहिए, है ना? अगर आपको याद होगा तभी आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ पाएँगे। जैसे आइए हम लोग कुछ एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ बोलें क्या सोडियम है, ये सोडियम है, यहाँ ये लिखा हुआ है 11, यहाँ लिखा है ये 23, तो ये जो 11 है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर और इसको कहा जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये एटॉमिक नंबर क्या है और ये एटॉमिक मास क्या है समझाते हैं, सुनिएगा। एटॉमिक नंबर जो है ये कुछ और नहीं बल्कि ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी आइटम होते हैं वो सारे न्यूट्रल होते हैं, है ना? तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। बस फ़र्क ये है कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि यहाँ जो एटॉमिक मास है, ये जो ऊपर का जो टर्म लिखा है आपने 23, ये जो 23 है इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन होता है, जबकि एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो और आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे? आपने कहा एटॉमिक नंबर यानी जेड, यानी ये रहा मेरा एटॉमिक नंबर। आपने कहा ये तो हो गया फिर 11। एटॉमिक मास ये ऊपर वाला, यानी ये हो गया 23। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कुछ और नहीं बल्कि मैंने क्या कहा, जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना था 11, तो प्रोटॉन में कितना होगा 11। इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 11, क्योंकि दोनों बराबर होता है। अब न्यूट्रॉन निकालना है, आपको उसमें क्या करना है, जो एटॉमिक मास है मेरा, यानी एटॉमिक मास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर अगर घटा दिया जाए, यानी खुद सोचिए, अगर इस 23 में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ है तो प्रोटॉन तो 11 है, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। आप एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर अगर घटा दोगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। जैसे एटॉमिक मास कितना है 23, एटॉमिक नंबर कितना है आपने क्या 11, तो कितना आया 12। तो ये जो 12 आया, यहाँ जो 12 आया, यही मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें, बाकी के सवाल और आप देखिए। यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कैल्शियम यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये Z क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। आपने कहा तो एटॉमिक नंबर तो नहीं, ये नीचे वाले को बोलते हैं। ये हो गया कितना हो गया 20। ये A मतलब होता है एटॉमिक मास, यानी कितना हो गया 40। प्रोटॉन मतलब यही एटॉमिक नंबर, यानी ये भी 20 हो जाएगा। और जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 होगा। अब न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है कि इस एटॉमिक मास में से आपको एटॉमिक नंबर क्या करना है, घटा देना है। तो कितना आ गया 20, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तो हो गया बेसिक टर्म, है ना? अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आज का जो क्लास है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक है। तो पहले बेसिक पढ़ लेंगे, फिर एक क्लास में आपका पर्टिकुलरली जो है कि एक स्पेशल क्लास आपके लिए आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही लेके आएगा। उसमें आप हाई लेवल की चीज़ें थोड़ा सा पढ़ोगे, तो पहले आप ये सीख लो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक जो है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिएगा, मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये शेल है, यहाँ पे कितने शेल मैंने बनाए, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल। यहाँ बीच में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा, हमारे पास 3 टर्म्स है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में नो चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं रखता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेल में वो रिवॉल्व होते रहता है, घूमते रहता है, ये घूमते ही रहता है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने एक पॉइंट में यहाँ पे लिखा भी है कि ईच शेल हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। जितने भी यहाँ पे शेल है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 शेल बनाए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये जो शेल है, ये अपने एनर्जी को ना ही लूज करता है और ना ही गेन करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको फिलहाल इतना ध्यान नहीं देना, आपको बस ध्यान ये देना है कि इसका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो इसके न्यूक्लियस के पास होता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पे है कि नंबर ऑफ सेल्स, ये रहा 1 2 3 मैंने कहा ना। तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, के एल एम और एन के टर्म्स में इसको मान लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखना आपको कि जो पहला जो सेल है, ये जो पहला सेल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32। ये इसी तरह के बढ़ते जाएंगे। और अगर आप आपको मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर आपको पूछ दिया जाए, या फिर अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि अगर 10वां शेल में अगर हमको पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नील्स बोर ने एक रूल दिया था, जिसका जो रूल्स था 2n का स्क्वायर, है ना। ये n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। आपने कहा कि 10वां, तो आपने कहा n का वैल्यू फिर 10 हो गया ना, नंबर ऑफ सेल्स, यानी आपने कहा 10वें सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा 10। तो आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट कर देना, 2 इंटू एन का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 200 इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो 10वां जो मेरा शेल रहेगा, जो मेरा बनेगा, उसमें मैक्सिमम 200 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो आपको अगर कभी निकालना पड़े कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में कितने होंगे, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चले, अब आपको हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझाते हैं, सुनिएगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम, यहाँ पे मैंने लिखा 11। मैंने कहा एक काम करो, इसके जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है, इसको इस शेल के हिसाब से जो है क्या करो, इसको अरेंजमेंट करो। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसके पास 11 है ना, तो मैक्सिमम तो पहले वाला में 2 ही जाएगा, फिर अगले वाला में 8 ही जाएगा। तो 8 और 2 10, तो यहाँ तो 10 हो चुके हैं, लेकिन इसके पास अभी भी एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है। आपने कहा ये रहा इसका 11, है ना। तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा भर दिया, ये भी अपने ऑक्टेट को पूरा भर दिया, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा बच गया, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनिए, अब इस ये जो एक जो बचा हुआ है ना, ये अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पाया है, क्योंकि यहाँ पे पहले सेल्स में 2 रहना चाहिए, 2 पूरा है, दूसरे सेल्स में 8 रहना चाहिए, ये भी पूरा है, तीसरे में 18 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पूरा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एक जो है ना, ये एक जो है वो सोडियम को स्टेबल होने के लिए नहीं देगा। जब तक इस एक को आप यहाँ से हटाते नहीं है, या फिर यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करते नहीं है, तब तक सोडियम स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबल अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं, रिएक्शन होगा, है ना। अगर यहाँ पे ये एक ना होता तो ये स्टेबल होता, फिर वो किसी के साथ रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करता, बट इस एक की वजह से ये रिएक्शन करेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इस एक को हटाएं या यहाँ पे 17 लाएं, क्योंकि 18 हमको पूरा करना है ना। इस एक को हटाएं या 17 लाएं, आप कहेंगे एक तो हटाना बेहतर है ना। तो ये जो एक आप हटाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को आप हटाएं, तो आपने कहा तो जो आप हटाए ना, जिसकी वजह से, अब खुद सोचिए, ये एक जो आप हटाए, उसकी वजह से क्या हो गया, ये सोडियम जो है वो स्टेबल हो गया। तो इसी को बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, एक। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो है जो बचा हुआ है, लेकिन वैलेंसी वो है जिसकी वजह से जो एलिमेंट है, जो भी मेटल है या नॉन मेटल है, वो स्टेबल हो रहा है। आपने आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, क्या फर्क आया। कोई बात नहीं, मैं आपको और एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे सोडियम जो है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपने कहा ये तो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, और जब आप नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो अपने आप को क्या कर रहा है, पॉजिटिव। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन आपने एक दिया है, यानी एक नेगेटिव चार्ज किसी को दिया है, तो अपने पास आप कितना पॉजिटिव कर लेंगे, एक पॉजिटिव कर लेंगे। तो सोडियम के ऊपर एक प्लस ऐसे होता है। आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना। कोई बात नहीं, आइए समझाते हैं, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने कहा मैग्नीशियम, नहीं एल्युमिनियम ले लीजिए आप, ये एल्युमिनियम है, इसका होता है एटॉमिक नंबर 13, मतलब इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है।
आपने कहा पहले वाले में तो 2 ही रखेगा, दूसरे वाले में भी 2 8 रखेगा। पहले वाले में 2 रखा, दूसरे वाले में 8, 10 तो ऑलरेडी हो चुका है। अब अगले वाले में 3 रखेगा। अब यहाँ पे सवाल फिर से है कि ये 3 एक्स्ट्रा बच गया, ये बच गया, इसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सवाल यहाँ पे ये है कि 3 जो बच गया है, तो ये 3 एक्स्ट्रा जो बच गया, इसी की वजह से एल्युमिनियम स्टेबल नहीं हो पाएगा। अब स्टेबल करने के लिए चाहे यहाँ पे ऑक्टेट को पूरा करे या इस 3 को हटाए। आपने कहा अगर इसको 8 भी, हालाँकि आपको बताऊँ कि यहाँ पे 18 हम बोल रहे थे ना, यहाँ पे भी आपके दिमाग में आएगा कि थर्ड जो सेल है उसमें तो 18 ही आएँगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होता है। थर्ड वाला भी 8 ही मैक्सिमम रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 18 लेके आप चलते हैं तो वहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। इसलिए हम लोग थर्ड वाला भी जो है कि 8 ही लेके चलते हैं। जो थर्ड सेल जो चलता है वो यानी ऐसे चलता है 2, 8, 8, 18, 18 ऐसे-ऐसे करके चलता है ना? तो पहला सेल में 2 दूसरा सेल में भी 8 और तीसरे सेल में भी 8 ही रहता है, ध्यान रखिएगा। वो आपको आगे की क्लासेस में समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आपने कहा अगर यहाँ पे 8 रह सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे तो 3 पहले से ही हैं। अब अगर इसमें 8 करना है तो आप कहेंगे इसमें 5 लाना पड़ेगा या फिर इस 3 को हटाओ। आपके पास 2-2 ऑप्शन है। अब चाहे इस 3 को हटाओ या 5 को लाओ। आपने कहा 3 को हटाना आसान है। तो आपने कहा 3 को हटा देंगे तो यही तो मेरा वैलेंसी होगा। जो आपने हटाया वही तो मेरा क्या हुआ? वैलेंसी हुआ। क्यों? क्योंकि आपने इस 3 को हटा दिया। इसका मतलब ये है कि अब एल्युमीनियम के पास यहाँ पे 2 और 8 ही बचा। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। तो मतलब ये क्या है कि अस्टेबल हो गया ये। तो जिस वजह से अस्टेबल हो जाता है उसी को तो बोलते हैं वैलेंसी। तो आपने कहा 3 को हटाया तो 3 ही वैलेंसी। फिर सबके दिमाग में आएगा, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम आ रहा था। यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम आ रहा है। तो डिफरेंस कहाँ आएगा? आएगा। थोड़ा-सा वेट कीजिए, आएगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे एल्युमीनियम यहाँ पे देखिए। आपने कहा यहाँ पे 3 आपने इलेक्ट्रॉन को दिया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव आपने दिया है। कितना दिया है? 3। तो अपने आप को आप कितना पॉजिटिव करेंगे? +3 पॉजिटिव करेंगे। आया? आयन निकालना इसी को कहते हैं। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन्स। खैर वो बात की बात आप सीख जाएँगे धीरे-धीरे। ठीक है? अब मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा क्लोरीन, ये होता है 17 में। इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। आपने कहा पहले वाले में कितना रखेगा? 2, दूसरे में कितना रखेगा? 8, 8 और 2 10 हो चुका है। अब इसके पास एक्स्ट्रा कितना बचा? 7, 17 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। बचा हुआ ना? वो तो अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पाया। अगर 18 ना लेके हम अगर 8 भी लेते हैं, तो ये 8 भी तो पूरा नहीं कर पाया। तो ये 7 ही बचा, इसलिए इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो 7 बचा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि मान लीजिए अगर 8 कंप्लीट करना है, तो 1 लाना पड़ेगा या फिर इस 7 को ले जाना। तो आपने कहा 7 को ले जाने में तो काफ़ी एनर्जी होगा। उससे अच्छा है कि आप 1 को ले आएँ। अब सवाल यहाँ पे है कि वैलेंसी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपने कहा यहाँ पे 7 को ले जाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे 1 को लाना पड़ रहा है। तो जब 1 को आप ला रहे हैं तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन-सा लगेगा? ध्यान रखना आपको ये भी चार्ज कौन-सा? आपने कहा ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉन को फिर से ला रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज को कहीं से ला रहे हैं। कितना लाएँ? 1 लाएँ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 1। समझ में आई बात? आप इन दोनों डे आप अगर सोडियम और एल्युमिनियम के बारे में अगर देखें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप दे रहे थे, यानी नेगेटिव चार्ज को आप किसी को दे रहे थे। तो अगर अपना नेगेटिविटी आप किसी को देते हैं, तो अपने आप को आप क्या करते हैं? पॉजिटिव करते हैं ना। अगर आप किसी से नेगेटिव लेते हैं, तो अपने आप को आप क्या करते हैं? नेगेटिव करते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, है ना? अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आ जाएगा, तो आप समझिएगा वो मेटल है। वो समझिएगा वो मेटल है। अगर कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 और 7 आ जाएगा, तो आपको समझना है कि वो एक नॉन मेटल है। और कभी अगर 8 आ जाए, तो समझिएगा वो नोबल गैस है। नोबल गैस है। अब ये नोबल गैस क्या होता है? एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। आइए देखिए, सुनिएगा। अगर मैं कहूँ एक काम करो, आर्गन का निकालो। आर्गन तो होता है 18 में। आपने कहा पहले वाले में रखिएगा 2, दूसरे वाले में रखिएगा 8, तो 8 और 2 10 हो गया। तीसरे वाले में रखेगा 8, 18 हो गया। आपने कहा ये शेल भी पूरा हो गया, ये शेल भी पूरा हो गया और ये शेल भी पूरा हो गया। तो क्या इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। तो ये अपने ऑक्टेट पूरा कर रहा है। अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है तो फिर ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, इसको किसी से लड़ाई-झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है।
है ना? तो अगर लास्ट में उसका यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 आ रहा है, हालाँकि वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, लेकिन अगर 8 आ रहा है तो समझना है वो नोबल गैस है। एक एक्सेप्शन आता है 2 को छोड़कर, जो एटॉमिक नंबर जो इसका 2 है, जिसको बोलते हैं हीलियम, है ना? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 ही होता है और फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक्सेप्शन है, हीलियम एक्सेप्शन है कि 2 इसका एटॉमिक नंबर होने के बाद भी ये एक नोबेल गैस है। ठीक है ना? क्यों? आपको समझा दें, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 2 होता है और पहले शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन रख लेता है वो, इसलिए कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आज हम लोग जो है कि केमिस्ट्री का फुल्ली बेसिक पढ़े। बस आपको क्या करना है, अब बस आपको वीडियो के ज़रिए आपको जो है कि अपने जो बेसिक्स को धीरे-धीरे सुधारना है। मैं उन्हीं टॉपिक पे बात करूँगा जिसमें आप अक्सर फँसते हैं, ठीक है ना? भले ही ये ऑनलाइन है, लेकिन आप इसको ऑन ऑफ़लाइन की जैसा पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्लासेस लगें, ठीक है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।